नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी 7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। आप सभी का स्वागत करता हूं टीवी 7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे रुक करेंगे खबरों की ओर और बात करेंगे मध्य पूर्व की। मध्य पूर्व में एक बार फिर हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ती सैन्य कार्रवाई ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को चुनौती दी है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच स्विट्जरलैंड में होने वाली अहम वार्ता पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है, जहां अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि क्षेत्र में स्थायी शांति की संभावनाओं पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल हाल के दिनों में दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले और हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई ने तनाव को फिर बढ़ा दिया है। रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली सैन्य कार्रवाई में कई लोगों की मौत हुई है, जबकि सीमा पर संघर्ष लगातार जारी है। इस बढ़ते तनाव ने उस युद्ध विराम को भी खतरे में डाल दिया है जिसे हाल ही में लागू करने की कोशिश की गई थी। और इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में उच्च स्तरीय वार्ता शुरू होने जा रही है। इन बातचीतों का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम, लेबनान में संघर्ष विराम और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर आगे का रास्ता तय करना है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस भी इस वार्ता में हिस्सा लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे हैं, जिसे मौजूदा संकट के बीच बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि ये वार्ता आसान नहीं रहने वाली। इससे पहले भी बातचीत शुरू होने से पहले कई बार अड़चनें सामने आई। ईरान ने साफ संकेत दिए थे कि लेबनान में हिंसा रुकने के बिना किसी स्थायी समझौते की दिशा में बढ़ना मुश्किल होगा, और यही वजह है कि पिछले सप्ताह प्रस्तावित कुछ बैठकों को टालना पड़ा था। इस पूरे घटनाक्रम में हॉर्मोज का मुद्दा भी जुड़ गया है। ईरान ने हाल ही में दावा किया था कि उसने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर नियंत्रण कर लिया है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि जहाज़ों की आवाजाही सामान्य रूप से जारी है, चूंकि दुनिया के बड़े हिस्से का जो तेल है उसकी आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है। इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था को और भी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। और विशेषज्ञों का मानना है कि स्विट्जरलैंड वार्ता केवल अमेरिका और ईरान के रिश्तों तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे मध्य पूर्व की राजनीतिक, वैश्विक ऊर्जा बाजार और क्षेत्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। और अगर बातचीत सफल रहती है तो लेबनान में संघर्ष कम करने, परमाणु मुद्दे पर आगे बढ़ने और क्षेत्रीय स्थिरता कायम करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। फिलहाल दुनिया की निगाहें स्विट्जरलैंड पर टिकी है। एक तरफ लेबनान में गोलियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ बातचीत की मेज पर शांति की कोशिशें जारी हैं। अब देखना यह होगा कि कूटनीति की ताकत युद्ध के शोर पर भारी पड़ती है या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े संकट की ओर बढ़ता है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि जिस तरीके से मध्य पूर्व को लेकर जितनी भी अटकलें लगाई जा रही थी, वो अटकलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक 60 दिन का स्थायी शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसके बाद इजराइल ने जो हमले किए हैं वो हमले लगातार जो है इस मुद्दे को और ज़्यादा संवेदनशील बनाते चले गए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे क्या होगा इस मध्य पूर्व तनाव को लेकर, क्योंकि मध्य पूर्व तनाव पर पूरे देश की और पूरी दुनिया की नजरें लगातार इस पर बनी हुई है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिला है। लगातार ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पीएम कीर स्टारमर इस्तीफा दे सकते हैं। ब्रिटेन की राजनीति में तहलका मच चुका है। सोमवार को एक बड़ा ऐलान वो संभव हो सकता है। पीएम स्टारमर के भविष्य पर अब यहां पर सस्पेंस बनता नजर आ रहा है। मध्य पूर्व तनाव को लेकर जितनी भी अटकलें थी, उसके बाद ये ब्रिटेन से एक बड़ी खबर आई है कि पीएम स्टारमर जो है वो अब इस्तीफा दे सकते हैं। ब्रिटेन की राजनीति में एक बड़ा भूचाल बताया जा रहा है। पीएम कीर स्टारमर इस्तीफा दे सकते हैं। आखिर क्या वजह रही होंगी जिसकी वजह से ब्रिटेन की तरफ से इतना बड़ा फैसला आ सकता है? सोमवार को यह ऐलान संभव है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें मध्य पूर्व पर तो टिकी हुई हैं, लेकिन सोमवार को भी ब्रिटेन पर सबकी नजरें यहां पर टिकी हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, और इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने जो है पहले पंजाब दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर अपने 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत की। इस दौरे को पंजाब की राजनीति में भाजपा की नई रणनीति और संगठन विस्तार के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
अमृतसर पहुंचने के बाद नितिन नवीन ने स्वर्ण मंदिर में दर्शन किए और सेवा भी की। उन्होंने देश और पंजाब की सुख समृद्धि, शांति और विकास के लिए प्रार्थना की और इसके बाद उन्हें जलियांवाला बाग का भी दौरा किया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नेताओं के अनुसार ये दौरा केवल धार्मिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए पार्टी पंजाब में अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दौरे के दौरान नितिन नवीन ने पंजाब भाजपा की कोर कमेटी के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की और इस बैठक में राज्य की राजनीतिक स्थिति, संगठनात्मक मजबूती और 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। पार्टी नेतृत्व का फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है। भाजपा पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ने की तैयारी कर रही है। नितिन नवीन ने कहा है कि पंजाब का इतिहास गौरवशाली रहा है और महाराजा रणजीत सिंह ने राज्य को एक अलग पहचान दिलाई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, उसी तरह विकास की रोशनी पंजाब के हर गांव और हर घर तक पहुंचे, यही उनकी कामना है। भाजपा के लिए ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी सिख समुदाय और युवाओं के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है और नितिन नवीन अपने दौरे के दौरान जालंधर और लुधियाना में भी कई संगठनात्मक, सामाजिक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। उद्योगपतियों, युवाओं और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और संगठन विस्तार की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। भाजपा का मानना है कि ये दौरा पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने और पंजाब में पार्टी की राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो कुल मिलाकर नितिन नवीन का ये पंजाब दौरा धार्मिक आस्था, राजनीतिक संदेश और चुनावी रणनीति का मिश्रण माना जा रहा है। स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने से शुरू हुआ ये दौरा आने वाले दिनों में पंजाब की राजनीति में भाजपा की दिशा और दशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं बिहार के भोजपुर की, क्योंकि बिहार के भोजपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला भरत तिवारी एनकाउंटर से जुड़ा है, जिसे लेकर अब न्यायिक जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय भरत तिवारी का पुलिस के साथ 17 जून को एनकाउंटर हुआ था और पुलिस का दावा है कि वो अवैध हथियार के साथ इलाके में घूम रहा था और उसने पुलिस पर फायरिंग भी की, जिसके जवाब में पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और इस मुठभेड़ में भरत तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन इस पूरे मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कहानी पर सवाल उठाए। परिवार का आरोप है कि ये कोई सामान्य एनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक फर्जी मुठभेड़ थी। उनका कहना था कि भरत तिवारी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, बावजूद इसके उसे गोली मारी गई और इस घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की और स्थिति को देखते हुए बिहार सरकार ने अब इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से ये भी कहा गया कि जांच के जरिए ये साफ किया जाएगा कि एनकाउंटर की परिस्थितियां क्या थी और क्या पुलिस कार्रवाई नियमों के अनुसार थी भी या नहीं। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से आत्मरक्षा में की गई और अधिकारियों के मुताबिक मौके पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी और पुलिस टीम पर फायरिंग की जा रही थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल पैदा कर दी है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है और इसे कानून व्यवस्था में विफलता बता रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि जांच के बाद सभी तथ्य सामने आ जाएंगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल भरत तिवारी एनकाउंटर केस की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित कई अहम सबूतों का इंतजार किया जा रहा है। ये मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि न्याय, पुलिस कार्रवाई और मानवाधिकारों पर एक बड़ा सवाल बन चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या ये न्यायिक जांच में क्या सच्चाई सामने आती है और क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे मतभेद की। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक दबाव तेज हो गया है। इस बार मामला पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के एक बयान से जुड़ा है, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय MEA ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है।
और उनके पास इस विषय पर कोई वैध आधार यानी कि नो लोकस स्टैंड ही नहीं है। एमईए ने इस बयान को भ्रामक, अनुचित और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से जुड़े कुछ आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की। इसके बाद भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह खारिज कर दिया और एमईए प्रवक्ता ने कहा कि भारत अपने आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार किसी भी कीमत पर नहीं करेगा। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जम्मू कश्मीर सहित भारत के सभी आंतरिक विषय पूरी तरह से भारत का संप्रभु मामला है और इस पर किसी भी दूसरे देश या नेता की टिप्पणी स्वीकार्य नहीं है। भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान बार बार ऐसे बयान देकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत और भ्रामक जो है वो खबरें ना फैलाए और वो ये काम कर रहा है और नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारत इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करता है। एमईए के बयान में यह भी संकेत दिया गया कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को पहले अपने आंतरिक हालात, आतंकवाद और आर्थिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए, न कि भारत के मामलों में टिप्पणी करनी चाहिए। इस प्रतिक्रिया के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के बयान पहले भी भारत पाक रिश्तों में तनाव का कारण बनते रहे हैं, खासकर जब जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी की जाती है। भारत की ओर से लगातार ये रुख रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और इस पर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता या टिप्पणी की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं पाकिस्तान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहा है, जिस पर भारत बार बार कड़ी आपत्ति जताता है। फिलहाल एमईए का ये बयान एक बार फिर भारत के सख्त कूटनीतिक रुख को दर्शाता है और यहाँ पर ये चीज़ें साबित अपने आप हो जाती है कि भारत अपने आंतरिक मामलों पर किसी भी बाहरी टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेगा। अब देखना होगा कि इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में क्या नया मोड़ आता है और क्या ये तनाव आगे और बढ़ता है या इसमें कोई नरमी आती है। तो चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद सामने आया है। इस बार मुद्दा बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर शशि थरूर के कथित बयान और उस पर पवन खेड़ा की तीखी प्रतिक्रिया, जिसने पार्टी के अंदर सहमति और गहरी खींचतान को उजागर कर दिया है। मामला उस समय शुरू हुआ जब शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी की G7 यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को लेकर कुछ सकारात्मक टिप्पणियां की। थरूर के इन बयानों को लेकर पार्टी के भीतर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, जहां एक वर्ग ने इस व्यक्तिगत राय बताया इसे और वहीं दूसरे नेताओं ने इसे पार्टी लाइन से हटकर बयान करार दिया। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अप्रत्यक्ष रूप से शशि थरूर पर निशाना साधते हुए सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना तेज कर दी है। खेड़ा ने कहा कि सरकार विदेश नीति और G7 जैसे मुद्दों पर जो है गंभीर मुद्दों को उठाने में असफल रही है। कई अहम सवालों को अनदेखा किया गया है और इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर ही बहस तेज हो गई है। पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे आंतरिक मतभेद बताया, जबकि कुछ ने कहा कि ये कांग्रेस में विचारों की विविधता को दर्शाता है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये सिर्फ विचारों का अंतर नहीं है, बल्कि नेतृत्व और संवाद शैली को लेकर गहराता टकराव है। शशि थरूर पहले भी कई बार अपनी स्वतंत्र राय को लेकर चर्चा में रहे हैं, खासकर विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनके बयान कई बार पार्टी लाइन से अलग नजर आए हैं। वहीं पवन खेड़ा पार्टी के एक मजबूत और आक्रामक प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जो अक्सर केंद्र सरकार पर तीखे हमले करते हैं। इस ताज़ा विवाद ने एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि जब पार्टी के भीतर ही एकजुटता नहीं है तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर कैसे मजबूत रुख रख पाएगी। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इस पूरे विवाद पर संतुलित प्रतिक्रिया दी गई है और कहा गया है कि पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से अलग अलग राय रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन अंतिम लाइन पार्टी की ही मानी जाएगी। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई कि क्या कांग्रेस में अंदरूनी असहमति आने वाले समय में और गहरी हो सकती है या फिर इस समय रहते सुलझा दिया जाएगा। फिलहाल ये मामला पार्टी के भीतर डिबेट बनाम डिसिप्लिन की बहस को फिर से सामने ले आया है और आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि कांग्रेस इस आंतरिक तनाव को कैसे संभालती है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।